देखो, कल हम वैदिक सभ्यता देखे थे कि वैदिक सभ्यता की जानकारी के स्रोत क्या है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो भारत में दूसरी सभ्यता पैदा होती है वो है वैदिक सभ्यता 1500 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है। इस वैदिक सभ्यता के बारे में हमने कल केवल इतना देखा था कि ये वैदिक सभ्यता की जानकारी के स्रोत हैं क्या। साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत ही मेन स्रोत है इस वैदिक सभ्यता की जानकारी के। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत हमने देखा था अभिलेख और मृदभंड है, तो अभिलेख तो दोनों मिले हैं, दोनों भारत के बाहर है। एक कस्सी का अभिलेख और एक बोगजगुई मध्य एशिया टर्की में है। जो कुछ भी जानकारी है पुरातात्विक साक्ष्य, और पुरातात्विक साक्ष्य में भी हमने देखा था कि 4 वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं और आरण्यक हैं। इन सब से ही हमको इस वैदिक काल की जानकारी मिलती है, और उसमें भी वेद मेन है, और वेद में भी सबसे मेन है ऋग्वेद, क्योंकि मैंने कल ही बताया था ऋग्वेद में 10,580 मंत्र है, बहुत ज्यादा है। जबकि अन्य वेदों में उतने मंत्र हैं नहीं, और जो हैं वो भी ऋग्वेद से ही कॉपी पेस्ट किए गए हैं। सबका सब्जेक्ट मैटर अलग अलग है, कोई स्तुति के लिए है, कोई जादू टोनी के लिए है, कोई यज्ञ की जानकारी के लिए है, सबका सब्जेक्ट मैटर अलग अलग है। लेकिन इन्हीं ऋग्वेद में हमको जानकारी मिलती है कि ये जो वैदिक सभ्यता में जो लोग थे उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, उनका सोशल सिस्टम कैसा था, उनका इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था। तो अब हमको जो जानकारी हम जो पढ़ेंगे वो समझ लो वैदिक स्रोतों से ही है। वेद में ही सारी चीजें हमको जानकारी मिलती है। कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमको ऐसा दिखाई नहीं देता है जिससे हमको उस वैदिक सभ्यता के बारे में और स्पष्ट जानकारी मिले। जैसे हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बहुत ज्यादा है। इन वैदिक सभ्यता का ना तो कोई हमको घर मिला है, ना कोई भवन मिला है स्ट्रक्चर के रूप में, कैसे रहते थे, कोई ने स्ट्रक्चर ऐसा बनाया हो, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता। जो कुछ है वेद है, वेदों से ही हमको सारी जानकारियां प्राप्त हो रही हैं। फिर कल ये भी बताया था कि इस वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे वो कौन थे? आर्य। आर्य एक भाषाई ग्रुप का शब्द है, भाषा सूचक शब्द है। इस आर्य का अर्थ देखा था कि ये श्रेष्ठ के लिए उपयोग किया जाता है। किसी को यदि महान, अच्छा, इस टाइप का बताना हो तो उसको हम आर्य कह के संबोधन करते हैं। मतलब वैदिक काल में जो आर्य कहते थे वो श्रेष्ठ, कुलीन और महान और अच्छे लोगों के लिए आर्य शब्द का यूज किया जाता था कि आर्य मतलब तुम बहुत श्रेष्ठ हो, जाति से भी श्रेष्ठ हो, पद से भी श्रेष्ठ हो, कर्म भी तुम्हारे अच्छे हैं, तुम आर्य हो। तो ये आर्य लोग थे जिन्होंने वेदों का निर्माण किया, और वही वैदिक सभ्यता के निर्माता कहे जाते हैं। आर्य कौन थे, कहां से आए थे, इस संबंध में भारी विवाद है। मतलब हम ये आर्य हैं, ये वैदिक सभ्यता के निर्माण करता है, लेकिन ये आर्य थे कौन, कहां से आए थे, इसके बारे में भारी विवाद है। और आज भी देखो कोई भी इसका 100% अभी तक सेटिस्फाई आंसर नहीं दे पाया है कि ये आर्य कहां से थे, कौन थे, कहां से आए। जो सबसे मान्य तर्क है वो यही है कि ये सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से वहीं कहीं रहते थे और आए थे। और वो प्रमाण के रूप में सबसे ज्यादा क्या है, वही बोगजगोई अभिलेख, कस्सी का अभिलेख। क्योंकि बोगजगोई अभिलेख की विशेषता क्या बताई गई थी कि वहां पे भी 4 देवताओं की शपथ ली गई है, और 4 देवता आर्य लोग पूजते थे। ईरान में कस्सी का अभिलेख मिला, उसमें साफ लिखा है कि आर्यों की एक शाखा इधर पूरब साइड गई है। ऐसा नहीं लिखा कि भारत, क्योंकि उस समय तो भारत अभी नाम पड़ा ही नहीं है भारत का। तो वो सब है। लेकिन अब देखो आपको एक क्वेश्चन के रूप में आएगा कि आर्य, भारत में आर्य आगमन के संदर्भ में प्रचलित मतों की विवेचना कीजिए। भारत में आर्य आगमन के संदर्भ में प्रचलित मतों की विवेचना कीजिए, या वैदिक सभ्यताओं के निर्माता कौन थे और उनके मूल स्थान के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए, टिप्पणी कीजिए। तो देखो अपन को ले देके ये पता होना चाहिए कि ये आर्यों के संदर्भ में इतिहासकारों ने क्या क्या कहा है, वही अपन को 4-5 पॉइंट में केवल बताना है। देखो आर्य के संदर्भ में 2 टाइप की विचारधारा दिखाई देती है। ये लोग कौन थे और कहां से आए थे? कुछ लोग कहते हैं कि ये भारत के ही निवासी थे और यहीं कहीं रहते हैं, और कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, ये भारत के बाहर के थे। ठीक है। कुछ लोगों का कहना है ये भारत में ही थे, और कुछ लोगों का कहना है ये भारत के बाहरी थे। अब देखो जो लोग का कहना है कि ये भारत में ही रहते थे, उन इतिहासकारों के हमको नाम और उनने किस क्षेत्र का, स्थान का नाम दिया है वही हमको याद रखना है।
तो देखो, इसमें सबसे पहले एक इतिहासकार है एल डी कल्लर। एल डी कल्लर। एल डी कल्लर का कहना था कि ये जो आर्य हैं ये कश्मीर और हिमालय के आसपास कहीं रहते थे। कश्मीर एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, हिमालय बहुत बड़ा है, तो उन्होंने कहा कि जो कश्मीर का जो हिमालय पर्वत है उसके आसपास के कहीं थे और यही लोग वैदिक सभ्यता के निर्माता हैं। फिर एक और इतिहासकार आते हैं जिनका नाम है अविनाश चंद्र और संपूर्णानंद। अविनाश चंद्र और संपूर्णानंद। अविनाश चंद्र और संपूर्णानंद, इनका कहना था कि ये सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी थे। सप्त सैंधव, सप्त सैंधव मतलब वही सिंधु सतलज व्यास रावी, ये जो पंच नद है और उसके आसपास का जो क्षेत्र है जहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वहीं पे। अब देखो, भले उनने कहा कि सिंधु नदी और जो वहां की ज्यादातर नदियां हैं वर्तमान भारत के भौगोलिक मैप में नहीं है, लेकिन जब भारत की बात की जाती है तो वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बहुत बड़ा हिस्से को हम शामिल करके मानते हैं कि ये सब भारत का हिस्सा है, क्योंकि ये सब तो विभाजन के बाद अलग हुए हैं। तो ये इतिहासकार कहते हैं कि क्या कहते हैं, सप्त सैंधव प्रदेश के ही निवासी थे। फिर एक इतिहासकार हैं गंगानाथ झा। गंगानाथ झा का यह कहना था कि ये लोग ब्रह्म ऋषि प्रदेश के थे। ये लोग कहां के थे? ब्रह्म ऋषि प्रदेश। अब ये कौन सा प्रदेश है? ब्रह्म ऋषि प्रदेश कुछ नहीं, गंगा यमुना का दोआब को कहते हैं। गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है उसको दोआब, गंगा यमुना का दोआब मतलब बीच का क्षेत्र। तो गंगा यमुना के आसपास ये लोग रहते थे और वहीं से ये आए हैं। फिर एक इतिहासकार है राजबली पांडे। राजबली पांडे। राजबली पांडे का कहना है कि ये लोग मध्य देश के निवासी थे। मध्य देश के निवासी थे। मध्य देश मतलब क्या है आपका? हिमाचल और विंध्याचल। मध्य देश मतलब आपका हिमाचल और विंध्याचल के संयुक्त क्षेत्र को मध्य देश कहते हैं। हिमाचल और विंध्याचल के प्रदेश को हम मध्य देश कहते हैं। ठीक है, तो देखो ये इतना तीन चार इतिहासकार हैं जो इनको भारत के ही कहीं आसपास का निवासी बताते हैं कि ये आर्य लोग यहीं कहीं रहते, तो इन्हीं ने वैदिक सभ्यता का निर्माण किया। लेकिन कुछ इतिहासकार इस मत से सहमत नहीं है और उनका कहना है कि नहीं, आर्य लोग भारत के नहीं थे, बाहर से कहीं आए थे। अब बाहर से कहां से आए थे इसमें भी विवाद है। बाहर से तो आए थे, लेकिन बाहर से कहां से आए थे? तो देखो, इतिहासकारों का एक मत है कि आर्य लोग पामीर के पठार के निवासी थे। पामीर का पठार। आर्य लोग पामीर के पठार के आसपास निवास करते थे और ये जो कह रहे हैं वो है एडवर्ड मेयर ओल्डनबर्ग। एडवर्ड मेयर और ओल्डनबर्ग, ये लोग कहते हैं कि ये पामीर के पठार के निवासी हैं। फिर दूसरा इतिहासकार कहते हैं कि तिब्बत के निवासी, तिब्बत में रहते थे। और तिब्बत में रहने के लिए इसमें कौन कहा है? दयानंद सरस्वती और पार्टीज। दयानंद सरस्वती और पार्टीज। दयानंद सरस्वती और पार्टीज। ठीक है, क्या बोला है? तिब्बत के निवासी बताया था। दयानंद सरस्वती ने किताब लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश, उसमें बताया था कि आर्य लोग जो वैदिक सभ्यता के निर्माता है वो कहां से आए थे? तिब्बत में रहते थे। फिर अब इतिहासकार तो नहीं है, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने इनको उत्तरी ध्रुव का निवासी बताया है। उत्तरी ध्रुव।
बाल गंगाधर तिलक। इनकी किताब का नाम था आर्कटिक होम ऑफ वेदांस। आर्कटिक होम ऑफ वेदांस। आर्कटिक होम ऑफ वेदांस। आर्कटिक होम ऑफ वेदांस भी लिखता है या आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, ऐसा ये किताब है। इस किताब में बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि ये आर्य लोग उत्तरी ध्रुव के निवासी थे और वहीं से माइग्रेट होके ये भारत में आते हैं और ये लोग वैदिक सभ्यता के निर्माण करते हैं। फिर कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये हंगरी के निवासी हैं। हंगरी यूरोप में एक देश है हंगरी। हंगरी जो कहा है वो पी गाइल्स ने कहा है, इतिहासकार पी गाइल्स। इतिहासकार पी गाइल्स ने इनको हंगरी का निवासी बताया है कि डेन्यूब नदी के सहारे, ये जो कहते थे कि ये डेन्यूब के किनारे रहते थे और उसी डेन्यूब के किनारे रहते थे और वहीं से ये लोग माइग्रेट होके आए। ठीक है, तो हंगरी का निवासी बता दिया इनने। फिर कुछ इतिहासकार इनको जर्मनी का निवासी बताते हैं। जर्मनी, और जर्मनी का निवासी किसने बताया है? जर्मनी का कहा है पैंका, इतिहासकार हैं पैंका। इसने कहा है कि ये लोग जर्मनी में रहते थे और इसने जो अध्ययन किया कि शारीरिक बनावट के आधार पे कि जर्मन के जो लोग हैं और जो आर्यन की बॉडी स्ट्रक्चर है दोनों सेम है, इसलिए जर्मनी का निवासी बताया है। फिर एक इतिहासकार आते हैं और वो कहते हैं कि ये मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया, मध्य एशिया, और ये कहने वाला है मैक्स म्यूलर, इतिहासकार मैक्स मूलर। इतिहासकार मैक्स मूलर ने इनको मध्य एशिया, और मध्य एशिया से उसका कहने का मतलब था अफगानिस्तान का क्षेत्र है, उसको उस समय कहा जाता था बैक्ट्रिया। मध्य एशिया के कोष्टक में लिख लेना बैक्ट्रिया। मैक्स मूलर ने इनको बैक्ट्रिया का निवासी बताया था। ठीक है ना। तो देखो इतना मत है आर्यों के आगमन के संदर्भ में। कुछ लोग कह रहे थे यहीं के निवासी थे, कुछ लोग कह रहे थे बाहर से आए थे, लेकिन बाहर से कहां से आए थे इसमें भी विवाद है। अब देखो इस सारे विवाद में अंतिम निष्कर्ष यही है कि जो आर्यों का निवास स्थान है, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, उससे स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि ये लोग क्या है, आर्य जो लोग हैं यूरेशिया, यूरेशिया आल्प्स पर्वत के आसपास कहीं रहते थे। यूरेशिया आल्प्स पर्वत, देखो आल्प्स पर्वत के आसपास, आल्प्स पर्वत का खासकर ईस्टर्न रीजन, पूर्वी क्षेत्र के आसपास कहीं के निवासी थे। मतलब देखो यूरेशिया मतलब क्या है, जहां पर यूरोप और एशिया मिलता है, मतलब वही टर्की वाला क्षेत्र जहां पर बोगज कोई अभिलेख मिला है, उसी के आसपास कहीं ये निवास करते थे। हंगरी भी वहीं कहीं है, आप देखोगे यूरोप के साइड है हंगरी। तो ले देखे उस उतने बड़े क्षेत्र में कहीं आर्य निवास करते थे और वहीं से उनको माइग्रेट हुए हैं और माइग्रेट होके वो अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, वर्तमान भारत का इसको हम पंजाब हरियाणा जम्मू कश्मीर इस क्षेत्र में आके वो निवास करने लगते हैं। ठीक है ना। तो देखो ये जब हम हड़प क्या कहते हैं वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्यों के आगमन के संदर्भ में यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो इस रूप में आपको बताना पड़ेगा। पर्टिकुलर कोई एक इतिहासकार को लेकर नहीं पूछेगा, शॉर्ट नोट से पूछेगा कि आर्य आगमन के संदर्भ में विचार प्रस्तुत कीजिए। तो ये दोनों विचार है। अंतिम में निष्कर्ष ये देना कि जो ये पुरातात्विक साक्ष्य उसके आधार पे आर्य लोग यूरेशिया के निवासी आल्प्स पर्वत के आसपास या आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र के आसपास कहीं निवास करते थे और वहीं से माइग्रेट होकर ये सप्त सिंधु प्रदेश में आते हैं और वो वैदिक सभ्यता के निर्माता। अब देखो ये सिद्धांत तुमको तो आर्य आगमन, लेकिन ये सिद्धांत आगे जाके बहुत हिट करेगा, क्योंकि देखो जो आर्य लोग हैं वही वर्तमान में हिंदू हैं।
आर्य जो लोग हैं, अभी इसमें भी बहुत विवाद होगा कि आर्य केवल ब्राह्मण थे कि गैर ब्राह्मण भी आर्य में शामिल है। तो आर्य अपने आप को बताएंगे कि हम बाहर से नहीं आए हैं, हम यहीं के निवासी हैं। जबकि बाहर से आने की बात यदि साबित होगी तो फिर सब लोग ही बाहर से आए, तो भारत का फिर मूल निवासी कौन बचा? तो वो आगे चल के मतलब ये अभी भी बहुत विवाद की बात है, ठीक है ना। लेकिन अपन को तो आंसर लिखना है अपने हिसाब से, अपन आर्य आगमन के संदर्भ में इतना हमको बताना है, ठीक है ना। तो ये आर्यों के आगमन के संदर्भ में इतनी बात है। 3-4 इतिहासकार भारत के संदर्भ में और 3-4 इतिहासकार भारत के बाहर के संदर्भ में आप लिख देना, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो हमको अब इसमें देखना है, जो हम वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता टाइम पीरियड पहले बता दिया है, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। 1500 से 600 ईसा पूर्व वैदिक सभ्यता। हमने अभी देखो वैदिक सभ्यता में दो ही चीज देखी है, एक तो वैदिक सभ्यता के जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं, और ये वैदिक सभ्यता के जो निर्माता है आर्य लोग थे, ये कहां से आए थे। अब हम इसमें ये देखेंगे कि ये जो वैदिक सभ्यता थी, यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, इनकी आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, इनका धर्म क्या था, इनकी संस्कृति क्या थी, इन सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो देखो शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं आर्यों के राजनीतिक स्थिति। लेकिन राजनीतिक स्थिति से पहले एक चीज और समझ लेते हैं कि ये जो वैदिक सभ्यता है 1500 से 600 ईसा पूर्व, इस वैदिक सभ्यता का भौगोलिक विस्तार को लेकर भी थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए। भौगोलिक विस्तार, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्य का क्षेत्रीय विस्तार समझाइए, कहां कहां ये लोग कहां तक निवास करते थे। हम तो कह रहे हैं कि आर्य लोग का आगमन हुआ और भारत में, लेकिन अब सवाल होगा कि भारत में किस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, सप्त सिंधु में थे कि उसके आगे भी बढ़ते हैं, आपको एग्जैक्ट थोड़ी सी लोकेशन बतानी पड़ेगी। तो देखो भौगोलिक विस्तार के संदर्भ में आपको दोनों का भौगोलिक विस्तार अलग था। ऋग्वेद काल, ऋग्वेदिक सभ्यता जो हमने कहा है कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व, इनका भौगोलिक विस्तार अलग था। और जो उत्तर ऋग्वेद है, यह उत्तर ऋग्वेदिक काल है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, इनका भौगोलिक विस्तार अलग था। तो सबसे पहले तो आपको इनका भौगोलिक विस्तार के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ऋग्वेद काल, ऋग्वेद काल में आर्यों का जो निवास स्थान था, निवास स्थान केवल और केवल सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश, ऋग्वेदिक आर्यों का भौगोलिक विस्तार सप्त सैंधव प्रदेश। और सप्त सैंधव प्रदेश में अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा, पाकिस्तान का कुछ हिस्सा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। तो देखो भारत के भी कुछ हिस्सा है, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इतना इनका इस क्षेत्र में विस्तार था। यदि हम इनका पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण बताना चाहें तो ये आर्यों का जो भौगोलिक विस्तार है, नॉर्थ, उनका नॉर्थ में तुर्कमेनिस्तान, यदि आप वर्तमान मैप देखोगे तो एक देश दिखाई देगा तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान सबसे उत्तरी क्षेत्र तुर्कमेनिस्तान है। दक्षिण में ये राजस्थान में पर्वत है अरावली, अरावली,
इधर तो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान, और इधर पे अपन को क्या है, पश्चिमी यूपी। पश्चिमी यूपी मतलब समझ रहे हैं ना, मेरठ, उत्तर प्रदेश का जो मेरठ डिस्ट्रिक्ट है वो पश्चिमी यूपी कहलाता है, उसके आसपास का वो क्षेत्र है, ठीक है ना। तो देखो आर्यों का जो भौगोलिक विस्तार है, आर्यों का भौगोलिक विस्तार से अपन लिखेंगे कि तुर्कमेनिस्तान कह लो या कह लो कि हिमालय से लेके अरावली तक और अफगानिस्तान से लेके पश्चिमी यूपी तक वैदिक काल का या ऋग्वैदिक काल के लोगों का विस्तार था। इस क्षेत्र में ये लोग निवास करते थे, ठीक है ना। तो देखो भौगोलिक विस्तार के संदर्भ में हमने केवल एक लाइन बताई है कि ये सप्त सिंधु प्रदेश में निवास करते थे और नीचे इनको राजस्थान की अरावली तक की इनको जानकारी थी, अरावली और पश्चिमी यूपी, इधर तुर्कमेनिस्तान और इधर अफगानिस्तान तक की इनकी जानकारी थी। इसको सप्त सिंधु प्रदेश नाम से कहते हैं, इसको ब्रह्मवर्त प्रदेश भी कहते हैं, इसको देवव्रत योनि भी कहते हैं। सब सप्त सिंधु प्रदेश के लिए उपयोग में लाए गए शब्द हैं। देवव्रत योनि कह लो या फिर क्या है ब्रह्मवर्त प्रदेश, ये शब्द भी यूज में लाए जाते हैं। ब्रह्म वर्त प्रदेश कह लो या देव व्रत योनि, ये सब सप्त सिंधु प्रदेश के लिए उपयोग में लाए गए शब्द हैं, ठीक है ना। तो देखो एक ऋग्वैदिक आर्यों का जो विस्तार था वो हमने बता दिया एक पॉइंट में कि ये लोग हिमालय, अरावली, वेस्टर्न यूपी और अफगानिस्तान, ये इस क्षेत्र में निवास करते थे। अब देखो इसके बाद ऋग्वैदिक काल की जो और जानकारी, उनके भौगोलिक विस्तार को और यदि हम डिटेल में बताएं तो देखो जो वैदिक संहिता है, वैदिक संहिता, वैदिक संहिता में कल ही बताया था कि 4 वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ है, अरण्यक है, उपनिषद है, ये सब वैदिक संहिता कहलाते हैं। और इस वैदिक संहिता में 31 नदियों की जानकारी, 31 नदियों का उल्लेख है। वैदिक संहिता में 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। लेकिन यदि केवल ऋग्वेद की बात करें, केवल ऋग्वेद, ऋग्वेद में 25 नदियों की जानकारी। देखो वैदिक संहिता में ऋग्वेद के साथ साथ 3 वेद और आ जाते हैं, तो नदियों की जानकारी ज्यादा हो गई, इनका मतलब इनका भौगोलिक विस्तार बढ़ेगा। लेकिन ऋग्वेद में केवल और केवल 25 नदियों की जानकारी होती है। और कल ही देखा था कि ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, 10वां मंडल में 3 सूक्त बताए थे, पुरुष सूक्त, विवाह सूक्त और एक बताया था नदी सूक्त। 10वें मंडल में जो नदी सूक्त है, इस नदी सूक्त में 21 नदियों की जानकारी, नदी सूक्त के अंतर्गत 21 नदियों का उल्लेख है। कल शायद 25 नदी लिखी है अपन ने नदी सूक्त में, उसको सुधार लेना, 21 नदी। ऋग्वेद के 10वें मंडल का नदी सूक्त 21 नदियों का उल्लेख किया गया है। अब देखो इन 21 नदियों में से जो प्रमुख नदी है उनका नाम आपको पता होना चाहिए। देखो ये सब क्वेश्चन है कि वैदिक संहिता में कितनी नदियां हैं, ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख है, ऋग्वेद का नदी सूक्त कितनी नदियों का उल्लेख करता है। तो देखो ये जो 21 नदियां हैं इनमें से प्रमुख 2 नदी तो अफगानिस्तान की है, अफगानिस्तान की 2 नदियां। कौन कौन सी 2 नदी हैं? एक है काबुल और एक है कुर्रम। 2 नदी, एक काबुल नदी, एक कुर्रम। काबुल और कुर्रम, हालांकि उस समय काबुल नदी का नाम काबुल नहीं था, काबुल को कुभा और कुर्रम को क्रमु कहते थे। ये पुराने नाम आपको याद रखने हैं, कुभा और काबुल नदी का पुराना नाम है कुभा और क्रमु। ये पुराने नाम ही पेपर में पूछे जाते हैं कि ऋग्वेद काल में काबुल नदी का नाम क्या था। तो 2 नदी अफगानिस्तान की थी, 2 नदी हैं वो पाकिस्तान में है वर्तमान, पाकिस्तान में। पाकिस्तान की 2 नदी हैं, एक है स्वात और एक है गोमल। स्वात और एक है गोमल। स्वात नदी को भी पुराने नाम है स्वास्तु, इसका पुराना नाम है स्वास्तु। और गोमल नदी का पुराना नाम है गोमती। ये पुराना नाम ही याद रखना है, ठीक है ना। तो नदी संहिता में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की 2-2 नदियों का
उल्लेख। इसके अतिरिक्त गंगा यमुना का भी उल्लेख इस नदी सूक्त में मिलता है। गंगा यमुना का उल्लेख भी नदी सूक्त में हमको दिखाई देता है, ठीक है ना। हालांकि केवल गंगा का पूरे ऋग्वेद में एक बार उल्लेख मिलता है और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है। गंगा और यमुना इनके लिए कोई खास महत्वपूर्ण नदी नहीं थी। इसके अतिरिक्त जो सप्त सैंधव प्रदेश में बहने वाली नदियां हैं, सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश में जो बहने वाली नदियां हैं, इसी को देवव्रत योनि प्रदेश कह रहे थे। इसमें इनकी सबसे महत्वपूर्ण एक नदी है सिंधु, जो वर्तमान भारत पाकिस्तान दोनों में बहती है, सिंधु नदी। और सिंधु नदी को इस समय हिरण्यनी नदी कहते थे। सिंधु नदी। दूसरी सप्त सिंधु प्रदेश की नदी थी झेलम, ठीक है। और झेलम का पुराना नाम है वितस्ता। झेलम का पुराना नाम क्या है? वितस्ता। तीसरी नदी है चिनाब। चिनाब का पुराना नाम है अस्कनी। चिनाब। फिर है रावी, रावी नदी। और रावी नदी का पुराना नाम है परुषणी। रावी नदी का पुराना नाम है परुषणी रिवर। फिर एक नदी है व्यास, और व्यास का पुराना नाम है विपासा। विपासा भी नाम मिलता है, और इसका एक नाम और मिलता है मरुदवृधा। मरुदवृधा। ये सब पुराने नाम ही पेपर में पूछे जाते हैं कि किस नदी को विपासा के नाम से जाना जाता है, किस नदी को परुषणी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। फिर ऊपर लिख दे रहा हूं एक नाम, सतलज। वर्तमान में सतलज के नाम से बह रही है, लेकिन उस समय उसका नाम क्या था? उस समय उसको शतुद्री के नाम से जाना जाता था। शतुद्री नदी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, 6। और फिर इनकी 7वीं नदी थी सरस्वती। सरस्वती। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, सब 7 नदी। सप्त सैंधव, 7 सिंधु और उसकी 7 नदियों का क्षेत्र सप्त सैंधव प्रदेश। और ये 7 नदियों के नाम आपको याद रखने हैं। अंतिम नदी है सरस्वती। अब देखो, सरस्वती इनकी सबसे पवित्र नदी थी। और सरस्वती के लिए देखो इन्हें क्या क्या शब्द यूज किया है? नदी तमा। ये सरस्वती के लिए उपयोग किए गए शब्द हैं। देवी तमा, नदी तमा, देवी तमा, मते तमा, ये सब सरस्वती के लिए उपयोग किए गए शब्द हैं। सरस्वती नदी को वाणी और संगीत की देवी भी कहा गया है। वाणी व संगीत की देवी। और भी बहुत कुछ लिखा है सरस्वती नदी के संदर्भ में। इस सरस्वती नदी को कहा गया है, ये नदियों में अग्रवर्ती है। नदियों में अग्रवर्ती, नदियों में अग्रवर्ती है। तीव्र बुद्धि प्रदान करने वाली नदी है। तीव्र वृद्धि, सॉरी, तीव्र ग्रोथ, वृद्धि करने, प्रदान करने वाली नदी। तीव्र वृद्धि प्रदान करने वाली नदी कहा गया है सरस्वती। ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। नदी तमा, नदियों की माता। देवी तमा, देवताओं की माता। माते तमा, माताओं की माता। सब कुछ सरस्वती नदी को कहा गया। बहुत प्रशंसा की गई, वाणी और संगीत की देवी। आज हम तो सरस्वती जी जयंती मनाते हैं, सरस्वती की मूर्ति, वो बहुत बात की बात है। अभी सरस्वती नदी है, और नदी के संदर्भ में
ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी यदि कहा गया है सरस्वती को। देखो गंगा अभी पवित्र नहीं है, गंगा का ऋग्वेद में केवल एक बार और यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है। भाई जिसकी उपयोगिता ज्यादा होती है उसका बहुत उल्लेख है। सिंधु इनकी सबसे मेन नदी है, क्योंकि सिंधु बहुत बड़ी नदी है और सिंधु नदी के आसपास रह रहे हैं। लेकिन यदि पवित्रता की बात करें तो सबसे पवित्र नदी किसको कह रहे हैं? सरस्वती। क्योंकि देखो सरस्वती को कह रहे हैं सभी नदियों की अग्रवर्ती, सभी नदियों में आगे है, नदियों की माता है, माताओं की माता है, देवताओं की माता है सरस्वती। इनकी सबसे पवित्र नदी सरस्वती। गंगा यमुना का कोई ज्यादा इनका इंपॉर्टेंस है नहीं, क्योंकि ये रह ही नहीं रहे गंगा यमुना के दोआब में, ये सब तो सिंधु प्रदेश में रह रहे। गंगा यमुना की इनको जानकारी है, उल्लेख भी मिलता है एक बार और 3 बार, लेकिन उतना इंपॉर्टेंस नहीं है गंगा को। आज गंगा बहुत महत्वपूर्ण नदी है, सरस्वती तो लुप्त ही हो गई है। सिंधु झेलम ब्यास भी बह रही है, लेकिन वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं बची है वर्तमान में। गंगा यमुना, गंगा सबसे पवित्र नदी है हिंदुओं की, ठीक है ना। तो देखो ये नदियों का इतना आपको सिस्टम है, ये पूरा याद करना पड़ेगा। इसलिए बताया है क्योंकि पेपर में पूछा जाता है कि ऋग्वेद कालीन नदियां, नदी सूक्त, सारी चीजें प्री में ये सब पूछे गए हैं। इनके पुराने नाम, ये नाम भी आपको पता होने चाहिए कि काबुल को क्या, कुर्रम को क्या, ये सारी चीजें याद करने वाली है, ठीक है ना। तो देखो ये ऋग्वेदिक कालीन नदियों की जानकारी है। उत्तर ऋग्वेदिक काल में थोड़ा सा बदलेगा, अभी हम ऋग्वेदिक काल में ही खेल रहे हैं। ऋग्वेद काल में यदि पर्वतों की बात करें, पर्वत, तो ऋग्वेदिक काल में पश्चिमी हिमालय की इनको जानकारी है। पश्चिमी हिमालय, हिमालय पर्वत, भारत का यदि मैप देखोगे तो हिमालय पर्वत कुछ इस रूप में है। ये जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर से, और ये नॉर्थ ईस्ट का रीजन इसके आसपास। तो ये पूर्वी हिमालय हो गया, पश्चिम हिमालय, तो इनको ये जम्मू कश्मीर वाले हिमालय की जानकारी तो है। और ये जम्मू कश्मीर, ये जो पश्चिमी हिमालय जिसको कह रहे हैं, इस पश्चिमी हिमालय के कुछ चोटियों का उल्लेख करते हैं। जैसे एक थी मंजूवत पर्वत, मंजूवत पर्वत, मंजूवत पर्वत, इसको हम वर्तमान में, ये अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, और अफगानिस्तान में वर्तमान में इसका नाम है हिंदू कुश। यदि आप मैप देखोगे तो हिंदू कुश पर्वत के नाम से दिखाई देगा। तो हिंदू कुश का इनका मतलब है मंजूवत पर्वत। और ये मंजूवत पर्वत का उल्लेख इसलिए किया गया है, कहते हैं कि इसी मंजूवत पर्वत से सोम नामक वनस्पति मिलती थी। सोम, सोमरस, इस वनस्पति से सोमरस बनाया जाता था, जो आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण पेय था, ड्रिंक था। सोमरस मतलब शराब, तो इसलिए मंजूवत पर्वत का उल्लेख किया गया है। फिर 2-3 चोटियों का और उल्लेख किया गया है। एक है मंजूवत पर्वत, एक है शिलामंत, एक है अर्जीक, फिर एक है शरण्याव्रत, और एक चोटी और है सुषुम। तो देखो ये सब हिमालय की इन चोटियों का उल्लेख किया गया है। पश्चिमी हिमालय की इनको जानकारी थी, ठीक है। बाकी मरुस्थल की भी इनको जानकारी है, और मरुस्थल के लिए ऋग्वेद में जो शब्द यूज किया गया है वो है धनु। ये भी पेपर में पूछा गया है कि ऋग्वेद में डेजर्ट, मरुस्थल के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया है? धनु। मंजूवत पर्वत, पश्चिमी हिमालय की चोटियां, ये भी 2-3 चोटियों के नाम आपको याद रखने, ठीक है ना। तो देखो हम वैदिक सभ्यता का भौगोलिक विस्तार देखते हैं। भौगोलिक विस्तार में हमने ऋग्वेद का देखा कि ऋग्वेद काल में 1000 से 1500 ईसा पूर्व के बीच जो आर्य लोग थे वो कहाँ रह रहे थे। आर्य लोग का मूल स्थान सप्त सिंधु प्रदेश ही है। अभी गंगा नदी की इनको जानकारी है, लेकिन गंगा इनके लिए कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। ये लोग यही सिंधु, झेलम, चिनाब, अस्कनी, रावी, इसी के आसपास सब जगह रह रहे हैं। वर्तमान अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा, पाकिस्तान का कुछ हिस्सा, और भारत का जो जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, और पश्चिमी यूपी है, राजस्थान का अरावली है, बस इतना इनका विस्तार था, ठीक है ना। तो 2 लाइन में आपको ऋग्वेदिक काल की इतना विस्तार आपको बताना है। देखो मैंने इतना डिटेल इसलिए बताया क्योंकि इसमें से सब में से क्वेश्चन पूछा गया है। नदियों में से क्वेश्चन पूछा गया है, पर्वत की चोटी पूछी गई है कि ऋग्वेदिक काल में किस पर्वत का उल्लेख है, मंजूवत पर्वत का उल्लेख है। तो ये इसलिए कि क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। बाकी भौगोलिक विस्तार आपको आंसर में इतना कुछ नहीं लिखना है,
आंसर में केवल आपको इतना ही लिखना है कि इनका ऋग्वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार कहाँ था, क्योंकि हमको क्या है उत्तर वैदिक काल का भी बताना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा तो दोनों का एक साथ पूछेगा कि ऋग्वैदिक सभ्यता का भौगोलिक विस्तार बताओ, तो दोनों एक में ये अलग बताना पड़ेगा, ये अलग बताना पड़ेगा, तो एक साथ हमको 50 शब्दों में बताना पड़ेगा कि वैदिक सभ्यता का भौगोलिक विस्तार कहां से कहां तक था। ठीक है ना। अब देखो ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 के बाद के काल को हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं, उत्तर वैदिक कह लो या उत्तर ऋग्वैदिक कह लो। इसको इसलिए ऋग्वैदिक काल कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर केवल एक वेद था ऋग्वेद, यहाँ पर फिर 3 वेद और बन जाते हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। हालांकि ऋग्वेदिक जो ऋग्वेद है वो भी इसी काल में लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर इनको लिपि का ज्ञान नहीं था, ये लोग केवल श्रुति परंपरा से यहाँ पर उनको लिपि का ज्ञान हो जाता है और ऋग्वेद को भी लिखते हैं और नए 3 वेदों की रचना करते हैं। तो वो जो 3 वेदों से जो जानकारी मिलती है इसलिए हम उसको कह देते हैं उत्तर वैदिक कह देते हैं या उत्तर ऋग्वेद काल कह देते हैं। अब देखो उत्तर ऋग्वेद काल में इनका भौगोलिक विस्तार मध्य देश या इसको हम कहते हैं ब्रह्म ऋषि प्रदेश, मतलब देखो इसके लिए यहां पर शब्द यूज किया जाता है मध्य देश या ब्रह्म ऋषि प्रदेश में भी इनका भौगोलिक विस्तार हो गया है। मतलब देखो ऋग्वेद काल में जो इनका भौगोलिक विस्तार था, ऋग्वेद काल में जहां तक ये लोग थे, अब उससे ये आगे बढ़ना चालू करेंगे। तो ऋग्वेद काल प्लस, आपको ऋग्वेद काल पता है, अब उससे ये आगे बढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले ये गंगा यमुना के दोआब में जाएंगे, गंगा यमुना का दोआब, गंगा यमुना का दोआब मतलब गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र में पहुंच गए, गंगा यमुना का दोआब। बिहार, और बिहार में आप देखोगे एक नदी बहती है गंडक नदी, गंडक नदी, बिहार में गंडक नदी बहती है, उस गंडक नदी तक ये लोग पहुंच गए। दक्षिण में ये पहुंच गए हैं विंध्याचल पर्वत, दक्षिण में विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत मतलब ये नर्मदा नदी के उत्तर में जो पर्वत है ऊपर साइड वो विंध्याचल पर्वत कहलाता। तो इनको विंध्याचल पर्वत की जानकारी थी, मतलब नर्मदा नदी से ये परिचित हो गए थे। इधर नर्मदा नदी से परिचित नहीं है, लेकिन इस काल में नर्मदा नदी से परिचित हो गए। मतलब देखो इनका भौगोलिक विस्तार अब कैसा हो गया, इधर हम बता सकते हैं हिमालय उत्तर में, दक्षिण में विंध्याचल, ठीक है, पूर्व में गंडक बिहार गंडक नदी और इधर अफगानिस्तान, ठीक है ना। मतलब देखो ऋग्वेद काल में भी इधर तो हिमालय था, लेकिन यहाँ पर अरावली था, राजस्थान में है अरावली, अरावली से आगे नीचे खसका है कहा, मध्य प्रदेश नर्मदा नदी के तट पे विंध्याचल पर्वत, तो ये खसक गया। यहाँ पर ऋग्वेद काल में पश्चिमी यूपी मेरठ के आसपास कहीं थे, खसक के कहां पहुंच गए, बिहार। मैप में देखो गंडक नदी कहां है, बिहार में, तब समझ जाना है कि ये लोग यहां तक पहुंच गए थे। तो मतलब इनका भौगोलिक विस्तार हुआ है, इनने एक्सपांशन किया है अपना, भौगोलिक रूप से ये बढ़े हैं, ठीक है ना। तो देखो ये हम कहेंगे कि उत्तर वैदिक काल में ये लोग आर्य जो लोग हैं, ब्रह्म ऋषि प्रदेश मतलब गंगा यमुना के दोआब और मध्य देश मतलब हिमालय से लेकर विंध्याचल तक ये क्षेत्र में विस्तारित हो गए थे, ठीक है ना। अब देखो जो ऋग्वैदिक आर्यों के भौगोलिक विस्तार है, ये जो इनका भौगोलिक एक्सपांशन हुआ है, इस भौगोलिक एक्सपांशन की जानकारी हमको वेद में मिलती है। और यहां पर क्या है कि देखो एक ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, इस शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के माध्यम से कुछ जानकारी हमको प्राप्त होती है। एक तो देखो ये जो ऋग्वेद कालीन आर्य हैं और उत्तर ऋग्वेदिक काल आर्य हैं, इनका जो फिजिकल जो भौगोलिक एक्सपांशन हो रहा है, जो भौगोलिक रूप से बढ़ रहे हैं कि मेरठ से लेकर इधर बिहार तक पहुंच गए और इधर अरावली के बाद विंध्याचल तक आ गए। इस भौगोलिक एक्सपांशन का सबसे बड़ा कारण था क्षेत्र विस्तार। अभी जब हम पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ेंगे तब हमको समझ आएगा क्षेत्र विस्तार। क्षेत्र विस्तार मतलब क्या है, राजाओं के द्वारा विजय प्राप्त की गई और क्षेत्र को बढ़ाया गया।
राजाओं के द्वारा विजय प्राप्त और अपना क्षेत्र को विस्तारित किया गया। और दूसरा इस क्षेत्र विस्तार का बड़ा कारण था लोहे की खोज। लोहे की कुल्हाड़ी इनने बना ली। देखो, लोहे का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व अतरंजी खेड़ा के आसपास मिलता है। मतलब 1000 ईसा पूर्व के आसपास इनको लोहे की जानकारी हुई। लोहे की जानकारी हुई, लोहे से कुल्हाड़ी बनाई और लोहे की कुल्हाड़ी बनाकर जंगलों को साफ किया गया। और जब जंगलों को साफ करेंगे तभी तो ये फिजिकल रूप से आगे बढ़ पाएंगे। तो लोहे की कुल्हाड़ी जंगलों को साफ किया, जंगलों को साफ किया और तब जाके ये आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है ना। फिर देखो, इनके क्षेत्र विस्तार की एक कहानी मिलती है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में एक कहानी है विदेत माधव व गौतम राहुगन की। ये कहानी है विदेत माधव व गौतम राहुगन। विदेत माधव व गौतम राहुगन की कहानी मिलती है। क्या कहानी मिलती है कि इनने आग जलाकर क्षेत्र को विस्तार किया। जितना जंगल काटते बना काटा और उसमें आग लगा दी, जंगल साफ हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो ये शतपथ ब्राह्मण में ग्रंथ में कहानी मिलती है विदेत माधव गौतम राहुगन की। इनने जंगल साफ किया, आग लगाकर। और ये कहां तक पहुंच गए? बिहार में गंडक नदी तक पहुंच गए। ठीक है ना। तो देखो, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के भौगोलिक विस्तार की जानकारी हमको कहां से मिलती है? एक तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से मिलती है। इस शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में विदेत माधव और गौतम राहुगन की कहानी है, जिन्होंने जंगल को आग लगाकर साफ किया और क्षेत्र विस्तार किया। लोहे की खोज होना क्षेत्र विस्तार का सबसे मेन कारण होता है। और एक कारण और क्या है, अब यहां पर राजा बन जाते हैं और राजा लोग क्या है, लड़ाई करते हैं और क्षेत्र विस्तार करते जाते हैं। ठीक है ना। दूसरी, इन उत्तर ऋग्वेदिक कालीन हमको जो जानकारी मिलती है, देखो थोड़ा सा नदी। अभी देखा, ऋग्वेद काल में 25 नदियों की जानकारी है और नदी संहिता में केवल 21 नदियां हैं। लेकिन उत्तर ऋग्वेद काल में इनको रेवा, नर्मदा नदी की जानकारी होती है और एक बिहार की नई नदी गंडक। और गंडक नदी का जो पुराना नाम है वो है सदा नीरा। दरअसल देखो, अथर्ववेद अथर्ववेद में गंडक नदी का उल्लेख है। अथर्ववेद में क्या लिखा है? अथर्ववेद में मगध व अंग की चर्चा है। मगध मतलब बिहार का पटना। हालांकि पटना से बहुत पुरानी कहानी है, पहला मगध उसके आसपास ही है, तो वही है बिहार, समझ लो ये। तो इसकी चर्चा है और इसको क्या बोला गया है? इसके लिए शब्द यूज किया गया है दूरस्थ प्रदेश, या इसके लिए एक और शब्द यूज किया गया है धुर प्रदेश। देखो, ये लोग भौगोलिक विस्तार करते करते बिहार की गंडक नदी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन गंडक नदी को पार नहीं करते हैं। गंडक नदी तक ही अपना फिजिकल विस्तार रखते हैं और गंडक नदी के पार के क्षेत्र को ये लोग कहते हैं धुर प्रदेश है, व्रात प्रदेश है, क्योंकि वहां के जो लोग थे उनकी संस्कृति अलग थी, वो संस्कृत नहीं बोलते थे, उनका धर्म भी अलग था, तो उनसे इनका विवाद। तो ये उस क्षेत्र को धुर प्रदेश मतलब कहते हैं कि अच्छा देश नहीं है वो गंडक नदी। तो गंडक नदी का उल्लेख है, ये मगध व अंग की चर्चा मिलती है और उनके उस साइड को उन्होंने क्या ध्रुव प्रदेश बोला है, क्योंकि वो लोग क्या है, वैदिक परंपरा को नहीं मानते थे। वैदिक परंपरा को नहीं मानते थे वो लोग, वैदिक परंपरा को नहीं मानते थे, इसलिए उनको क्या है ध्रुव प्रदेश का बोला गया।
फिर नदी, नदी के बाद हमने देखा था कि पर्वत में भी उनको तो केवल हिमालय, पश्चिमी हिमालय की जानकारी थी, इन लोगों को पर्वत में पूर्वी हिमालय की जानकारी हो गई। पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय में देखो कुछ चोटियों का ये उल्लेख करते हैं, मैनाक चोटी का उल्लेख करते हैं, एक चोटी कौच इसका उल्लेख करते हैं, और एक पर्वत चोटी त्रिकुंड ऐसा करके है, त्रिकुंड। ये तीन पूर्वी हिमालय की चोटियों का ये लोग उल्लेख करते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये ऋग्वेदिक आर्य, उत्तर ऋग्वेदिक आर्यों का भौगोलिक विस्तार था। हिमालय, नीचे विंध्याचल, इधर गंडक और इधर अफगानिस्तान, इधर गंडक इधर विंध्याचल मतलब नर्मदा नदी, और इधर अफगानिस्तान और इधर हिमालय, ये भौगोलिक विस्तार है। तो देखो ये जो कुछ भी हमने पढ़ा है, यदि 50 शब्द में आपको आंसर में लिखने आए कि वैदिक सभ्यता के भौगोलिक विस्तार को समझाइए, तो आप 2 हिस्सों करोगे, और 2 हिस्सों में भी क्या है, आपको केवल 3-3, 4-4 पॉइंट लिखना है। एक तो पहले इनका बताओगे कि सप्त सिंधु प्रदेश में रह रहे थे, और ये बताओगे कि ये सप्त सिंधु प्रदेश के आगे ये जो हमने फिजिकल एक्सपांशन किया है, इसमें मेन रूप से क्या है कि देखो आपको जगह बताना है दोनों की, प्लेस कि ये लोग कहां कहां थे, ठीक है। फिर आपको नदियों का उल्लेख करना है कि इनकी नदियां और इनकी नदियां, ठीक है, दोनों की नदियां हैं, वो ज्यादा नदी के बारे में जानते हैं, ये केवल सप्त सिंधु को जान रहे हैं। फिर पर्वत का बताना है कि ये केवल पश्चिमी हिमालय को जान रहे हैं, ये पूर्वी हिमालय को भी जान रहे हैं, विंध्याचल को भी जान रहे हैं, ये केवल अरावली तक सीमित थे। तो ये बता देंगे ना कि ये केवल अरावली तक सीमित थे, ये विंध्याचल तक पहुंच जाते हैं। फिर और आगे चल के इसमें बताएंगे कि इस काल में केवल क्या है, जो ऋग्वेद, और ऋग्वेद में हम जान रहे हैं कि केवल 25 नदियां हैं, नदी केवल 21 नदियां हैं नदी सूक्त में। इधर हम बताएंगे कि अथर्ववेद आ गया है, और अथर्ववेद में मगध व अंग की चर्चा है। गंडक नदी के उस पार के क्षेत्र मगध व अंग कहलाते थे, और उस प्रदेश को ये धुर प्रदेश या वरात प्रदेश कहते थे, क्योंकि वो वैदिक परंपरा को नहीं मानते थे। तो देखो ये 4 पॉइंट में ही आपको बताना है कि एक तो जगह के बारे में बताओगे आप, चाहो तो मैं थोड़ा सा दिशा सूचक रूप में बता दूं, लेकिन भौगोलिक विस्तार में आपको इतना ही बताना है। तो देखो दिमाग में आपके एकदम क्लियर होना चाहिए, ऋग्वेद काल कहां तक था, उत्तर ऋग्वेद काल कहां तक था। चाहो तो आप भारत का मैप देखो, उस भारत के मैप में आप देखो कि अरावली कहां है, अरावली बता दे रहा हूं, राजस्थान में दिखाई देगी। विंध्याचल, विंध्याचल के तट पे तो अपन रह ही रहे हैं। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी का उस साइड वाला पर्वत विंध्याचल है, इस साइड वाला सब थोड़ा है, तो ये विंध्याचल हो गया। बिहार में देखोगे गंडक नदी दिखाई देगी, गंडक तक थे, गंडक के उस पार था अंग और मगध, और इधर अफगानिस्तान है, ऊपर तो हिमालय पर्वत है, जम्मू कश्मीर के ऊपर हिमालय, ठीक है ना। तो ये इनका भौगोलिक विस्तार दिखाई देता है। तो आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना कि वैदिक सभ्यता का भौगोलिक विस्तार कहां से कहां तक था। इतना हमने जो नदियों के नाम और पर्वत चोटी का उल्लेख किए हैं, ये सब आपको याद रखना है, क्योंकि ये सब पेपर में क्वेश्चन प्री में पूछ लेंगे, मेंस में भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो सारी आपको जानकारी रखनी है। तो देखो भौगोलिक विस्तार हो गया, अब हम इनका देखते हैं पॉलिटिकल सिस्टम, वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन, वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन मतलब समझ रहे हैं ना भाई, जैसे आज का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, आज के पॉलिटिकल सिस्टम में हमको दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री होता है, कलेक्टर होता है, एसपी होता है, पुलिस प्रशासन, न्यायपालिका, ये वर्तमान का सिस्टम। हमको देखना है कि वैदिक काल में पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, कैसा वहां पर उस समय शासन व्यवस्था थी, शासन था, प्रशासन था, राजा था, कौन था, कि कुछ समय प्रधानमंत्री होता था, क्या होता था। राजनीतिक जीवन, अब देखो राजनीतिक जीवन भी दोनों का अलग अलग है। ऋग्वेदिक कालीन राजनीतिक जीवन थोड़ा सा अलग है, और उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन अलग है।
ऋग्वेदिक कालीन मतलब वही 1500 से 1000 का पॉलिटिकल जीवन अलग है, और 1000 से 600 ईसा पूर्व का राजनीतिक जीवन थोड़ा सा अलग है। ठीक है ना। तो वही हमको देखना है कि राजनीतिक जीवन में इनके क्या बदलाव आता है। पहली बात तो देखो, आप जब आंसर लिखो तो सबसे पहले आप ये बताओ, ऋग्वेदिक कालीन राजनीतिक जीवन का स्रोत ऋग्वेद। उत्तर ऋग्वेदिक कालीन राजनीतिक जीवन का स्रोत क्या है? बाकी 3 ग्रंथ, 3 वेद जुड़ जाएंगे, ब्राह्मण ग्रंथ सब आ जाएगा, लेकिन ऋग्वेदिक कालीन जीवन का एकमात्र स्रोत क्या है? ऋग्वेद। इसी से हमको इस काल की जानकारी मिलती। और ऋग्वेद काल में जो राजनीतिक व्यवस्था थी, इस काल की जो क्या थी? राजनीतिक व्यवस्था, वो कबीलाई संरचना पर आधारित थी। कौन सी संरचना? उसको कहते हैं कबीलाई संरचना। कबीलाई संरचना पर आधारित थी। ऋग्वेदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था कबीलाई संरचना पर आधारित थी, और आर्य कई कबीलों में बटे हुए थे। जो आर्य थे वो कई कबीलों में विभाजित थे। आर्य कई कबीलों में विभाजित थे। आर्य कई कबीलों में बटे हुए थे। ठीक है ना। अब देखो, कबीला मतलब समझ रहे ना? कबीला मतलब ये होता है, आदिवासियों का कबीला होता है कि 100-150 लोग मिलके एक साथ रह रहे हैं, कबीलाई संरचना। बस उनका एक सरदार टाइप का है, क्योंकि अभी स्थायी जीवन नहीं, अभी भी एक घुमंतु है। कुछ दिन इधर रह रहे हैं, फिर आगे चले गए, वहां रहने लगे, फिर कहीं और लगे, क्योंकि अभी भी क्या है, कृषि की जानकारी तो है, लेकिन उस स्तर पर कृषि नहीं हो रही है कि खेत जोत लिया है और खेती कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत ही है कृषि, मेन रूप से अभी भी ये पशुपालन ही कर रहे हैं। पशुपालन तो पशुओं को चराते रहते हैं, थोड़ा बहुत वहां पर जो उगा वो खा लिया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इनका अभी भी स्थायी जीवन नहीं है, मतलब यहाँ पे भी अभी स्थायी रूप से बसे नहीं है, गांव का विकास नहीं हुआ, गांव नाम की कोई संरचना नहीं है। कबीले पिक्चर देखे ना, बंजारों के कबीले दिखाते हैं, कुछ दिन यहाँ रहते हैं, फिर वो अपने जानवर लेके आगे बढ़ जाते हैं, यही था कबीला। तो ऋग्वेदिक कालीन जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो कबीलाई संरचना पर आधारित थी। और देखो, ये एक कबीले नहीं थे, आर्यों के बहुत सारे कबीले थे भाई। 150 लोग का एक कबीला हो गया, 150 लोग का दूसरा कबीला, हर कबीले में हम देखते हैं एक सरदार रहता है और वो सब मिलकर अपना काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे हमको कबीले दिखाई देते हैं। और देखो यहाँ पर ऋग्वेद में जो कबीलों की बात की गई है, कबीलों के लिए जो शब्द यूज किया गया है वो है जन। क्या शब्द यूज किया गया है? जन। मतलब कबीला, कबीले का यदि शाब्दिक अर्थ बताएं तो ये लोगों का समूह होता है, लोगों का समूह, लोगों का समूह होता है कबीला। और कबीले के लिए ऋग्वेद में कौन सा शब्द यूज किया गया है? जन। मतलब ऋग्वेद में लिखा गया है कि ऋग्वेद में बहुत सारे जन थे, और जन का मतलब क्या है? कबीला। और कबीले को और सरल कहें तो लोगों का समूह। 150, 100-150 जितने भी लोग रहते हैं उनका एक कबीला होता है। दूसरी बात इसके संदर्भ में है कि ये जो जन है, जन, इस जन का जो प्रमुख होता है या जन का जो हेड होता है, उसके लिए शब्द यूज किया गया है जनस्य गोपा। कबीले का प्रमुख, कबीले का राजा, राजा शब्द यूज नहीं कर रहे हैं, क्या शब्द यूज कर रहे हैं? जनस्य गोपा। ऋग्वेद काल की राजनीतिक व्यवस्था कबीलाई थी, कबीले के लिए जन शब्द यूज किया गया है, और जन के प्रमुख के लिए जनस्य गोपा शब्द यूज किया गया। मतलब इसको राजा समझ सकते हो तुम। ठीक है। अब लेकिन देखो, नाम है जनस्य गोपा। जनस्य दो शब्द से मिलकर बना है, एक है जनस्य और दूसरा है गोपा। जनस्य मतलब वही लोग, जनस्य मतलब लोग, और गोपा मतलब जिसको कह सकते हैं हम राजा। जनस्य
और गोपा मतलब राजा। मतलब ऋग्वेदिक कालीन में जो जनस्य गोपा शब्द वो यूज किया गया है वो राजा के लिए उपयोग किया गया है, और राजा का यहाँ पर मतलब होता था इतने लोगों का है ये राजा। देखो अभी राजा लोगों का हो रहा है, आगे चलकर ये जो राजा है ना गोपा, ये क्षेत्र आधारित हो जाएगा। जैसे हम आगे चल के इतिहास में पढ़ेंगे कि ये भारत का राजा, ये अफगानिस्तान का राजा, ये इधर का राजा, ये बंगाल का राजा, ये अलग अलग राजा हो जाते थे, मगध का राजा, क्षेत्र आधारित। लेकिन अभी क्षेत्रीय नहीं है, क्योंकि कोई क्षेत्र बनने के लिए जरूरी क्या है कि एक जगह रहे स्थायी रूप से, तब तो बोलेंगे कि इस क्षेत्र का राजा। अभी राजा क्या है, इन लोगों का राजा है, इसलिए राजा के लिए जनस्य गोपा शब्द यूज किया जा रहा है। अभी उत्तर वेदिक में जाएंगे ना तो ये जनस्य गोपा की जगह आ जाएगा भूपति शब्द। भूपति मतलब क्या है, भू मतलब धरती, मतलब इस क्षेत्र का राजा वो हो जाएगा। तो अभी भी देखो राजा है, लेकिन राजा का मतलब अलग है। और यहां पर राजा जैसी कोई बात भी नहीं है, ये राजा वन एमंग इक्वल है। वन एमंग इक्वल मतलब समानों में एक। देखो आगे चलकर राजा क्या हो जाएगा, राजा सबसे ऊपर और उसके सब दरबारी नीचे रहेंगे। लेकिन इधर ऐसा नहीं है, ये क्या है, एक भाई 150 लोगों का एक कबीला है, उसमें से उनने अपना एक सरदार जिसको वो जनस्य गोपा कह रहे हैं वो चुन लिया है। अब ऐसा नहीं है कि वो आदेश देगा वो सब काम करेंगे, नहीं, सब बराबर हैं। बस वो तो उनने कहा है कि भाई हमारा एक सरदार होता है जिसके हम थोड़ी बहुत सुन लेते हैं। वो ऐसा नहीं है कि हमसे श्रेष्ठ है, हम में से ही एक है वो। उसके लिए शब्द यूज किया जाता है समानों में एक। ये है सब समान है, इन समान में से एक व्यक्ति को जनस्य गोपा बना दिया है। कोई राजा जैसा नहीं है कि वो दरबार लगा के बैठा है और लोग उसकी सुन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 50 लोग तो हैं, है भी नहीं उनके कुछ पास, कुछ जानवर लेके कभी इधर कभी उधर रह रहे हैं, ना तो उनका कोई घर है ना ही उनकी कोई स्थायी संरचना है। एक 4 महीने इधर रह लिए फिर उधर चले गए, अभी भी वो क्या है, खाना बदोश जीवन ही जी रहे हैं। तो देखो राजनीतिक संरचना में हमको पहली लाइन ये याद रखनी है कि ऋग्वेदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था कबीलाई संरचना पर आधारित है। कबीले को जन कहा गया है, जन के प्रमुख को जनस्य गोपा कहा गया है, और ये समानों में एक होता है। दूसरी बात, जन है। ऋग्वेदिक कालीन में सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई क्या है, जन है। और इस जन के लिए ऋग्वेद में इस जन शब्द का 275 बार उल्लेख किया गया है। कितने बार, 275 बार। जन शब्द का उपयोग ऋग्वेद में 275 बार उल्लेख किया गया है। सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई है। जैसे अभी सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई क्या है, देश। देश बटा है राज्य में, राज्य बटे हैं क्या कहते हैं आपको संभाग में, संभाग बटा है जिला, जिला बटा है तहसील। ये वर्तमान की राजनीतिक संरचना। उस समय क्या है, सबसे ऊपर जन होता था, जन से छोटी इकाई होती थी, उसके लिए शब्द यूज करते हैं विश्व। और विश्व शब्द का लगभग 170 बार उल्लेख किया गया है, 170 बार। और जो विश्व का प्रमुख होता था उसको विश्वपति कहते थे, विश्वपति। विश्व से छोटी इकाई थी ग्राम, ग्राम। और इस ग्राम शब्द का ऋग्वेद में 13 बार उल्लेख मिला है। और इस ग्राम के प्रमुख को ग्रामीणी कहते थे, ग्रामीणी। और उससे छोटी इकाई होती थी ग्रह, या उसको कुल कहते थे, ग्रह या कुल कहते थे। ये सबसे छोटी इकाई है और इसके प्रमुख को ग्रहपति या कुलप शब्द यूज किया गया है, ग्रहपति या कुलप। ठीक है, तो ये ऋग्वेदिक कालीन राजनीतिक संरचना है। सबसे ऊपर जन है, या फिर आप ये कह सकते हो कि कुल, कुल मिलके ग्राम बनता है, ग्राम मिलके विश्व बनता है, और विश्व मिलके जन बनता है। ग्राम शब्द यूज किया जा रहा है, लेकिन गांव जैसा मत समझना कि कुछ गांव जो स्थायी बन जाती, क्योंकि अभी भी यहाँ पर स्थायी निवास नहीं। ये तो बस केवल एक खाना बदोश जीवन जी रहे हैं, लेकिन उस खाना बदोश में हमको कुछ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत दिखाई देता था। ठीक है, तो देखो एक ही लाइन है अभी कि सबसे मेन राजनीतिक संरचना में क्या है,
कबीला जन था, जन के प्रमुख को जनस्य गोपा कहते थे। अब देखो, पहले ही बताया कि राजा जो है, वर्तमान राजा जैसा या आने वाले समय में जो राजा, हम हमारे दिमाग में जो राजा की छवि है वैसा नहीं है। वन एमंग इक्वल है, समानों में एक है। कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं है राजा के पास। राजा के यहां पर दो काम बताए गए। ये जो जनस्य गोपा है ना, इसके दो कार्य हैं। जनस्य गोपा के दो कार्य बताए गए। पहला कार्य था कबीले की सुरक्षा करना। कबीले की सुरक्षा करना। कबीले की सुरक्षा करना, और कबीले की सुरक्षा करना मतलब इनका क्या है? संपत्ति तो कुछ है नहीं। कबीले की सुरक्षा करना मतलब क्या है? कबीले में जो लोग रह रहे हैं और कबीले के जो जानवर हैं, ये इनकी संपत्ति है, इन्हीं दोनों की रक्षा करना है। कबीले की सुरक्षा का मतलब क्या है? कबीले की, क्योंकि अभी जैसे हम कहते हैं कि घर की सुरक्षा करना है, तो घर की दीवार, घर घर नहीं, कुछ भी नहीं है इनके पास। कबीले की रक्षा करना मतलब कबीले के लोगों की रक्षा करना है, और कबीले के जो जानवर हैं, जो पशुधन है, उनकी रक्षा करना है। सबसे पहला और सबसे मेन काम। और दूसरा इनका काम था युद्ध में सेना का नेतृत्व करना। युद्ध में सेना का नेतृत्व करना। युद्ध में सेना का नेतृत्व करना, ये दो काम थे केवल जनस्य गोपा के। कबीले की रक्षा करना, और जब युद्ध होगा तो नेतृत्व करना, बस। बाकी कोई काम नहीं। तो देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से राजनीतिक व्यवस्था स्टेब्लिश होगी। ये धीरे धीरे विकसित होगी, विकसित होकर हमको एक बड़ा राजतंत्र दिखाई देगा। तो यहीं से शुरुआत हो रही है भारत के राजनीतिक इतिहास की। शुरुआत यहीं से हो रही है, क्योंकि इसके पहले का तो सब नष्ट हो गया है। यहीं से शुरुआत होगी, और यही आगे चलकर सारी चीजों में हमको डेवलप होते हुए दिखाई देगा। ठीक है, तो देखो यहां पर हमने बताया कि सबसे प्रमुख है जन। जन का प्रमुख होता है जनस्य गोपा, और जनस्य गोपा के दो कर्तव्य बता दिए गए। जनस्य गोपा के दो कर्तव्य बता दिए गए। फिर बताएंगे हम कि इस जनस्य गोपा की सहायता के लिए, ये जो जनस्य गोपा है, इसकी सहायता के लिए ऋग्वेद में कुछ पदाधिकारियों का उल्लेख है। ऋग्वेद में कुछ पदाधिकारियों का उल्लेख है। जनस्य गोपा है, उसकी सहायता के लिए, जैसे राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी, कि वजीर होता था, प्रधानमंत्री होता है, सेनापति होता है, तो यहां पर भी जनस्य गोपा के सहायता के लिए कुछ अधिकारियों का उल्लेख है, जिसमें सबसे मेन और महत्वपूर्ण होता है जनस्य गोपा का पुरोहित। जनस्य गोपा का पुरोहित सबसे मेन है। ये जनस्य गोपा का मार्गदर्शक होता है, उसका मित्र भी होता है, फ्रेंड, गाइड, फिलोसोफर। ये न्याय में मदद करता है। राजा जब जजमेंट लेता है तो उसमें मदद करता है, और युद्ध में राजा की विजय की कामना करता है। युद्ध में राजा के विजय की कामना करेगा, कि राजा जब युद्ध करने जाएगा तो पुरोहित घर बैठ के यज्ञ करेगा कि जाओ, तुमने तुम्हारे लिए अश्वमेध यज्ञ, कुछ भी यज्ञ कर रहा हूं ताकि तुम जीत के आओ। पुरोहित जनस्य गोपा की सहायता के लिए सबसे मेन अधिकारी। दूसरा अधिकारी है सेनानी। सेनानी, सेनानी से नाम ही समझ आ रहा है, सेना का प्रमुख, सेनानी, सेनापति जिसको आगे चल के कहेंगे। लेकिन एक चीज याद रखनी है कि यहां पर नियमित सेना नहीं थी। नियमित सेना नहीं थी। नियमित सेना मतलब जैसे हम सेना देखते हैं ना, तुम ये मत समझ लो कि राजा को युद्ध करना है तो सैनिक है, उनका तलवार और भाला ले लेके खड़े हैं।
जो कबीले में 150 लोग हैं जो रह रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, ढोर चरा रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, युद्ध की आवश्यकता होती थी तो यही लोग इकट्ठे होके आ जाते थे कि भाई जो जो जवान लोग हैं वो इकट्ठे हो जाओ, सेना बना लो अपनी एक। और उनने तत्काल अपनी सेना बना ली। ऐसी सेना के लिए हम शब्द यूज करते हैं, इसको कहते हैं मिलिशिया। मिलिशिया, मिलिशिया शब्द सेना के लिए उपयोग किया जाता है। और मिलिशिया कैसी सेना होती है? लोगों के समूह के लोग, सैनिक नहीं है वो, लेकिन युद्ध आया है तो इकट्ठे हो गए, तो बस ऐसी सेना होती थी। इसके प्रमुख को सेनापति कहा जाता था। ठीक है, तो कोई नियमित सेना नहीं थी। दूसरा, नियमित सेना नहीं थी। फिर तीसरा, इनका जो प्रमुख अधिकारी होता है वो होता है ग्रामीणी। पुरोहित, सेनानी, तीसरा ग्रामीणी। ग्रामीणी, ये गांव का प्रमुख ग्रामीणी, गांव का प्रमुख, गांव के प्रमुख को ग्रामीणी कहते थे। फिर एक प्रमुख अधिकारी का उल्लेख मिलता है दूत। और दूत क्या होता था? सारथी के लिए दूत शब्द यूज किया जा रहा है। सारथी, सारथी मतलब समझ रहे हैं, जो रथ चलाने वाला होता है। फिर एक प्रमुख अधिकारी है रथकार। रथकार जो रथ बनाने का काम करता था, रथ बनाने का काम करता था। फिर एक और अधिकारी मिलता है, हाँ एक दो और अधिकारी, एक मिलता है ब्राजपति। ब्राजपति, ब्राजपति क्या करता था? ये चारागाह का प्रमुख था। चारागाह का प्रमुख होता था, चारागाह का प्रमुख होता था। ठीक है, और भी कुछ छोटे छोटे अधिकारी मिलते हैं, जैसे पुरप, एक अधिकारी का उल्लेख मिलता है पुरप। ये होता था चौकीदार, दुर्गपाल। दुर्गपाल, एक और अधिकारी का उल्लेख मिलता है स्पर्श। ये गुप्तचर के लिए उपयोग में लाया जाता था। स्पर्श या स्पर्श शब्द मिलता है गुप्तचर के लिए, गुप्तचर के लिए। तो देखो इतने अधिकारी हैं, बस इतने ही अपने काम के। ये कुछ अधिकारियों के नाम। ब्राजपति कई बार पूछा गया है पेपर में कि ऋग्वेदिक कालीन प्रमुख अधिकारी ब्राजपति क्या काम करता था? चारागाह का प्रमुख होता था, क्योंकि जानवरी तो इनकी मेन संपत्ति है, तो उसका जो चारागाह होगा उसका प्रमुख होता था ये। ठीक है ना? तो पुरोहित, सेनानी, ग्रामीणी, दूत, ब्राजपति, रत्नाकर, वो ब्राजपति, रथकार, पुरप, स्पष्ट, ये अधिकारी होते थे जो राजा या जनस्य गोपा की मदद करते थे। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, युद्ध हुआ तो सेनानी आ गया, बाकी सब अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई ऐसा फिक्स काम नहीं है। ठीक है, तो देखो ऋग्वेदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था में हमने क्या बताया है कि भैया कबीला है, जन है, उसका प्रमुख जनस्य गोपा कहलाता है। जनस्य गोपा के दो कार्य हैं, कबीले की रक्षा करना और युद्ध के समय नेतृत्व करना। बाकी इस राजा की सहायता के लिए क्या है, कुछ अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। तो अधिकारियों के आपने नाम बता दिए, प्री में वो नाम पूछ लिया जाता है, इसलिए हमने थोड़ा सा उसको देख लिया। दूसरा देखो, राजनीतिक व्यवस्था इस काल में राजतंत्रात्मक ही थी। राजतंत्रात्मक, और वो भी कैसा? वंशानुगत। मतलब राजा का लड़का ही राजा बनेगा। वंशानुगत राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। राजा का राज्याभिषेक होता था और जो राजा का लड़का है वही राजा बनेगा। लेकिन अभी राजा वैसा निरंकुश नहीं है, स्वेच्छाचारी नहीं है। वो निरंकुश स्वेच्छाचारी नहीं। राजा कैसा था? प्रजा हितैषी था। राजा को प्रजा की चिंता करनी पड़ती थी, मन मर्जी नहीं कर सकता, कुछ भी मन मर्जी से नहीं कर सकता था।
है राजतंत्रात्मक, राजा होता है, राजा का लड़का राजा बनेगा, उसका काम है कबीले की सुरक्षा करना और युद्ध में नेतृत्व करना, लेकिन मनमर्जी नहीं कर सकता था। और इसलिए नहीं कर सकता था क्योंकि देखो, राजा को मनमर्जी करने के लिए दो तीन चीजों की जरूरत होती है। एक तो राजा के पास क्या है, पैसा होना चाहिए। इस काल में कोई नियमित कर व्यवस्था भी नहीं थी। नियमित कर व्यवस्था नहीं थी, केवल एक कर का उल्लेख मिलता है, बलि। और यह भी क्या था, स्वैच्छिक था, कि राजा को गिफ्ट के रूप में कुछ देना चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब राजा के पास पैसे ही नहीं है तो वो काय का राजा। आज भी यदि राजा के पास, देखो किसी भी सिस्टम की जान होती है, चाहे राजतंत्र हो, चाहे लोकतंत्र हो, चाहे कोई सा तंत्र हो, यदि टैक्स कलेक्शन नहीं होगा तो वो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, कोई काम का नहीं बचेगा। आप पे जो लोग शासन कर रहे हैं उनको आप ही पैसा दे रहे हैं, टैक्स। इस समय कोई नियमित टैक्स सिस्टम नहीं था। जब नियमित टैक्स सिस्टम नहीं था तो नियमित सेना भी नहीं थी। अब भी हमने देखा मिलिशिया थी, नियमित सेना नहीं, नियमित सेना भी नहीं थी। अब देखो, ऐसा राजा जिसके पास ना तो पैसा है और ना सेना है, कौन सुनेगा उसकी। आज भी भाई हम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक, इनके पास ताकत क्यों है, क्योंकि इनके पास पैसा भी है और पुलिस है, प्रशासन है, सेना है। तुम इनके खिलाफ कुछ बोलोगे तुमको जेल में डाल देंगे। अब यदि नहीं हो सेना पुलिस तो क्या करोगे तुम, ना तो तुम्हारे पास पैसा है और ना ही तुम्हारे पास सेना है। ऐसा थोड़ी कि राजा ने ताली बजाई, दो सैनिक और तुमको उठा के ले गए, कुछ है ही नहीं, तो राजा तो कमजोर होगा ना, कमजोर नहीं बहुत कमजोर। इसलिए हमने शब्द यूज किया समानों में एक। राजा है, नाम मात्र का राजा है, वो कुछ कर नहीं सकता था। तीसरी सबसे बड़ी राजा का ड्रॉबैक, एक तो देखो राजा के पास पैसा नहीं है, राजा के पास सेना नहीं है। अब राजा पर अंकुश लगाने के लिए बहुत सारी संस्थाएं थी। राजा पर अंकुश लगाने के लिए बहुत सारी संस्थाएं थी, बहुत सारी संस्थाएं। देखो बेचारे राजा के पास वैसे भी कुछ नहीं है, और तो तुमने कुछ इंस्टीट्यूट बना दिए हैं जो राजा की स्वतंत्रता पर क्या कर रहे हैं, अंकुश लगा रहे हैं। जैसे तीन संस्थाओं का हमको उल्लेख मिलता है, सभा, समिति और विदत। तीन इंस्टीट्यूट हैं जो राजा की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये आप याद रखना कि ऋग्वेदिक कालीन जनतंत्रात्मक व्यवस्था थी, वंशानुगत राजा होता था, लेकिन राजा निरंकुश और स्वेच्छाचारी नहीं था। राजा प्रजा हितैषी था। राजा है, उसके पास सेना नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, क्योंकि कोई टैक्स सिस्टम नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है, राजा पर अंकुश लगाने के लिए तीन संस्थाओं का उल्लेख मिलता है, सभा, समिति और विदत, ठीक है ना। अब देखो ये सभा, समिति और विदत के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी रखनी, क्योंकि इससे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 नंबर में पूछा गया है या प्री में भी क्वेश्चन पूछा गया है, सभा, समिति और विदत से लेकर तीन संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। सबसे पहले है सभा। सभा, ऋग्वेद में कुल 8 बार सभा शब्द का उल्लेख किया गया है। 8 बार सभा शब्द का उल्लेख मिलता है। सभा क्या थी, सभा दरअसल क्या है, श्रेष्ठ जनों की सभा थी। श्रेष्ठ जनों की सभा मतलब क्या है, कबीले में जो भी श्रेष्ठ, अब श्रेष्ठ की परिभाषा नहीं लिखी है, हो सकता है कि भाई जो पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे शिक्षा तो कहती नहीं, समझदार या बुजुर्ग टाइप के लोग, कि हाँ भाई ये अनुभवी लोग हैं, ऐसे लोगों की सभा थी, उसको कहते थे हम सभा। तो क्या है, श्रेष्ठ जनों की संस्था को सभा नाम दिया गया। श्रेष्ठ जनों की संस्था को सभा नाम दिया गया। इस सभा में जो पुरुष लोग होते थे उनके लिए क्या शब्द यूज किया गया है कि ये सभे हैं। सभे मतलब सभा संस्था के जो पुरुष सदस्य थे उनके लिए सभे शब्द यूज किया गया है, और जो महिला है उनके लिए सभावती शब्द का यूज किया गया है।
सभावती शब्द का यूज किया गया है। और इसका जो द्वारपाल होता था उसको सभाचर कहते थे। सभाचर, द्वारपाल, चौकीदार, उसके लिए सभाचर शब्द का उपयोग किया गया। ठीक है, तो ये सभा थी। ठीक है ना। अब ये सभा करती क्या थी? सभा न्यायालय के रूप में काम करती थी। सभा न्यायालय के रूप में काम करती थी। न्यायालय के रूप में मतलब समझ रहे ना, राजा जब न्याय करता था तो उसको न्यायिक कार्यों में उसकी मदद करती थी। ठीक है, न्यायालयिक कार्यों में राजा उसकी मदद करती थी। और इसको यदि तुम समझ सकते हो तो वर्तमान में इसको तुम राज्यसभा, अब जिनको पता होगा वो समझ जाएंगे कि राज्यसभा क्या होती है। जिनको नहीं पता वो छोड़ो, पॉलिटी पढ़ेंगे जब देखेंगे कि राज्यसभा क्या होती है। अभी तो बस ये लिख लो कि वर्तमान राज्यसभा की तुलना हम सभा से कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो सभा क्या है? ऋग्वेदी, जैसे आपसे पूछे सभा लिखो 3 नंबर में, ऋग्वेदिक कालीन सभा। ऋग्वेदिक कालीन सभा श्रेष्ठ जनों की एक संस्था थी। ऋग्वेद में इसका 8 बार उल्लेख मिलता है। इसमें महिला पुरुष दोनों सदस्य होते थे और ये न्यायालय के रूप में कार्य करती थी। आधुनिक राज्यसभा से इसकी तुलना हम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी प्रमुख संस्था थी समिति। दूसरी प्रमुख संस्था थी समिति। इस समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में समिति शब्द का कितने बार उल्लेख मिलता है? 9 बार। और ये आम जनों की संस्था थी। आम आदमी इसका सदस्य होता था। यहां तो श्रेष्ठ जन हो, एलिट, यहां पर कॉमन मैन। समिति में कॉमन मैन थे। इसका आकार भी बहुत बड़ा था। आम जन की सभा थी। ये समिति के 2 कार्य थे। इसका एक कार्य था, इसके 2 कार्य थे। समिति के 2 कार्य। पहला कार्य, समिति का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य था राजा का चुनाव करना। राजा का चुनाव करना। राजा का चुनाव करना। अब देखो, राजा का चुनाव करना, हमने यहां पे लिखा राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, राजा का लड़का ही राजा बनता। तो फिर चुनाव क्या करते थे? तो होता क्या था, जब भी नया राजा जो बनता था समिति उसको अप्रूव करती थी। यदि समिति ने उसको अप्रूव नहीं किया तो वो राजा नहीं बन पाए। समिति से उसको मंजूरी, समिति उसके नाम का प्रस्ताव पारित करेगी कि हाँ भाई इसको हम राजा अपना स्वीकार, ये जनक से गोपा बनेगा, हम इसको अपना राजा स्वीकार करते थे, तभी वो जा पाता था, नहीं तो फिर वो हटना पड़ता था उसको। ठीक है ना। तो ये राजा का पद वंशानुगत है, फिर भी समिति की भूमिका है, स्वीकृति तो लेनी ही लेनी है। इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं कि ऋग्वेद कालीन गणतंत्रात्मक व्यवस्था। क्योंकि देखो समिति के सदस्य कौन है? आम आदमी। बहुत बड़ी सभा थी, जितने लोग थे लगभग सभी समिति के सदस्य हो जाते थे। और समिति तो लोग मिलकर अपना राजा बना रहे हैं, तो उसी व्यवस्था को कहते हैं गणतंत्रात्मक व्यवस्था, कि वहां का जो प्रतिनिधि है वो चुना जाता है। और देखो ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ऋग्वेद में गण शब्द का उल्लेख मिलता है 46 बार। गण शब्द का उल्लेख 46 बार मिलता है। ठीक है, फिर इस एक तो ये कार्य हो गया कि राजा का चुनाव करना। समिति का दूसरा प्रमुख कार्य था लूट के सामान का बंटवारा करना। उसके लिए लोमन शब्द यूज करते हैं। लोमन, लूट के माल का बंटवारा करना। समझ रहे हैं ना। युद्ध होगा, युद्ध में सामने वाले को लूट लेंगे। अब पहले तो जब राजा आएगा तो राजा तो पूरा जो युद्ध में जीता राजा खुद ही रख लेगा, लेकिन अभी तो राजा बहुत कमजोर है ना, तो युद्ध में जो लूटा जाएगा वो सब में बराबर बटेगा। जब तो मिलिशिया है ना, जब तो आदमी युद्ध करने आएगा, क्योंकि जो युद्ध लड़ने आ रहा है उसको कोई सैलरी थोड़ी मिल रही है, वो कोई सैनिक थोड़ी है। युद्ध में यही होता है कि युद्ध जीत गए तो जो मिलेगा सब बटेगा। बांटने का काम कर रहा है
समिति। तो ये समिति की दो बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं, राजा का चुनाव करना और युद्ध में लूटे हुए धन। और युद्ध में लूटे हुए धन के लिए क्या शब्द यूज करते हैं? लोमन। लोमन का बंटवारा करना, ठीक है ना। तो देखो दो संस्थाएं हैं जो राजा पर नियंत्रण रखे हुए हैं। राजा अपनी मर्जी से न्याय नहीं कर सकता, निर्णय लेने में भी उसको सभा की सहायता लेनी पड़ेगी, सभा श्रेष्ठ जनों की सभा उसको सलाह देंगे। और यहाँ तो समिति तो राजा का चुनाव ही कर रही है, ठीक है ना। तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, लेकिन राजा बहुत कमजोर था। राजा राजा जैसा राजा नहीं था। जो राजा शब्द में जो एक भारीपन है ना कि हम राजा हैं, मतलब हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर ऐसा राजा मत समझना। अभी राजा बहुत कमजोर है, क्योंकि उसके पास पैसा भी नहीं है, उसके पास सेना भी नहीं है, और ये सभा समिति उस पर कंट्रोल भी रखे हुए हैं। फिर एक और संस्था का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, उसका नाम है विदत। तीसरी संस्था, पहली संस्था सभा, दूसरी संस्था समिति, और तीसरी संस्था विदत। विदत का ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख मिलता है, 122 बार उल्लेख। सर्वाधिक बार देखो सभा समिति 8-8, 9-9 बार है, ये 122 बार उल्लेख है। ये सर्वाधिक प्राचीन संस्था है, सर्वाधिक प्राचीन संस्था। विदत सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी, ठीक है। अब ये विदत करती क्या थी? देखो ये जो विदत थी, ये सामाजिक और धार्मिक निर्णय, सामाजिक और आर्थिक निर्णय, ये जो विदत है ये क्या करती है? सामाजिक आर्थिक निर्णय, उपज का बंटवारा, उपज का बंटवारा, जो भी थोड़ी बहुत क्या कहते उपज हुई है खेती में, जो भी सामान आया उसका बंटवारा होगा, और ये कौन करेगी? विदत करेगी। ये सर्वाधिक प्राचीन संस्था के रूप में हम इसको जानते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये तीन संस्था थी, मतलब आपसे देखो हो सकता है क्वेश्चन सीधे आ जाए कि ऋग्वेदिक कालीन संस्थाओं पर टिप्पणी लिखो, तो आपको सभा समिति विदत तीनों को बताना पड़ेगा, तीनों के कार्यों को बताना पड़ेगा, ठीक है ना। इन तीनों के अतिरिक्त एक संस्था और मिलती है जिसको कहते हैं हम गण, और ये भी कुलीन लोगों की संस्था थी, कुलीन लोगों की संस्था। और एक और संस्था मिलती है परिषद, ये विद्वानों की संस्था थी, विद्वानों की संस्था थी, ठीक है। तो देखो ये ऋग्वेदिक कालीन राजनीतिक जीवन के संदर्भ में आपको इतनी जानकारी रखनी है। ऋग्वेदिक काल में राजनीतिक जीवन में ये सारी चीजें हैं, राज व्यवस्था कह लो, राजनीतिक जीवन कह लो। ये सभा समिति संस्था और सभा समिति और विदत तीनों शॉर्ट नोट्स में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखो अभी तो हमने केवल और केवल ऋग्वेदिक कालीन जीवन देखा, उत्तर ऋग्वेदिक कालीन को तो देख ही नहीं पाए हैं। तो यदि हम ऋग्वेदिक काल के राजनीतिक जीवन को शॉर्ट में देखें, ऋग्वेदिक राजनीतिक जीवन, तो हमने देखो 3-4 पॉइंट ही, इतना सारा 1 घंटे मैंने लेक्चर दिया, लेकिन आपको उसको केवल 3-4 लाइन में समेटना है। कि सबसे पहले तो क्या है कि ऋग्वेदिक कालीन में जो सबसे बड़ी राजनीतिक, ऋग्वेदिक कालीन की जो राजनीतिक संरचना थी कबीलाई संरचना, कबीलाई संरचना। और कबीले काय में जन के नाम से जाने जाते थे, जन। और जन क्या है? बहुत सारे होते थे, बहुत सारे जन होते थे, जन आपस में संघर्षरत थे। और ये जन, जन के नीचे विष, विष के नीचे ग्राम, और ग्राम के नीचे कुल या ग्रह, ये राजनीतिक संरचना थी। जन का प्रमुख कौन होता था? जन का प्रमुख जनस्य गोपा होता था, जनस्य गोपा, विषपति, ग्रामीणी, ये सब, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या बताएंगे? इसकी सहायता के लिए कुछ पदाधिकारी होते थे, 1-2 पदाधिकारी के नाम लिख दो। पुरोहित होता था, सबसे मेन होता था पुरोहित। अभी पुरोहित के बारे में थोड़ा बाद में बताऊंगा, अभी बस ये समझो सबसे मेन पुरोहित है, ब्राजपति है, ये सब चीज होते थे। तीसरा पॉइंट क्या बता देंगे? जो व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक थी, लेकिन राजा निरंकुश नहीं था, बल्कि समिति का उस पर दबाव था,
समिति का दबाव था, सभा समिति से उसमें, ठीक है ना। फिर चौथा पॉइंट बता देंगे, राजा का कार्य बता देंगे। राजा का कार्य, राजा के दो कार्य बताए गए हैं, एक तो क्या है, लोगों कबीले की सुरक्षा करना और युद्ध के समय नेतृत्व करना, ठीक है। फिर पांचवा पॉइंट बता देंगे, कर स्वैच्छिक होता था, टैक्स सिस्टम स्वैच्छिक था और एक कर लगता था जिसका नाम क्या था, बलि। स्वैच्छिक का मतलब समझ रहे हैं ना, वॉलंटरी, देना हो तो दो, नहीं तो मत दो, जबरन नहीं छुड़ाया जाएगा, ठीक है। और फिर चाहो तो एक पॉइंट में बता सकते हो कि ऋग्वेदिक कालीन में कुछ संस्थाओं की हमको जानकारी मिलती है, सभा समिति और विदत, सभा समिति और विदत, बस इतने लिखना है। आपको 50 शब्द में पूछेगा ऋग्वेदिक कालीन राजनीतिक जीवन, 6 पॉइंट हो गए आपके 50 शब्द, इन्हीं को आपको लिखना है। लेकिन इसको लिखने के लिए आपको वो जो 1 घंटे बताया है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। मतलब देखो आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि हाँ भाई कबीला था, कबीले को जन कह रहे हैं, बहुत सारे जन थे, आर्य भी थे, अनार्य भी थे, आपस में सब लड़ रहे थे। उनका एक हेड होता था जिसको जनस्य गोपा कहते थे। राजा जमीन आधारित नहीं होता था, जन आधारित होता था, इसलिए इसको जनस्य गोपा कह रहे हैं। राजा निरंकुश नहीं था क्योंकि उसके पास टैक्स भी नहीं था, उसके पास स्थायी सेना भी नहीं थी और उस पर कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी संस्थाएं थी। उन संस्थाओं के बारे में लिख दो, राजा के कार्य बता दो और बता दो कि टैक्स सिस्टम इनका रेगुलर नहीं था, ठीक है ना। ये ऋग्वेदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था थी। अब देखो इसी ऋग्वेदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव आएगा उत्तर ऋग्वेदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था में। तो देखो ये समझ जाओगे तो फिर इसी में देखेंगे कि क्या क्या बदलाव होगा, इन्हीं पॉइंटों में बदलाव करके हमको उत्तर ऋग्वेदिक काल में देखना है, ठीक है ना। तो उसको अपन अब कल देखेंगे।